ओम नारायण 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 नारायण। द व्हाइट टाइगर। दोस्तों, जब भी ऐसी कोई फिल्में रिलीज़ होती है ना, खासतौर पर वामपंथी विचारधारा पर आधारित जब फिल्में रिलीज़ होती है तो मुझे बहुत आनंद होता है कि चलो अब आप सबके साथ में बात करने का, ढेर सारी बातें करने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस विक्षिप्त मानसिकता के साथ में ये फिल्में बनाई जाती है उसको काउंटर करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। और देखिए, जितनी भी ये वामपंथी विचारधारा पर आधारित फिल्में या साहित्य होता है उनका एक बेसिक मसाला होता है, वो एक जैसा ही होता है। जैसे कि देखिए, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं कई सारे, उनमें एक बेसिक ग्रेवी तैयार होती है, कई सारी अलग अलग डिशेस में वही ग्रेवी काम आती है, बस थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स इधर उधर वो कर देते हैं। या जो चाइनीज़ जहाँ पर डिशेस बनाई जाती है वहाँ पर आपने देखा होगा एक बेसिक ग्रेवी उनकी तैयार होती है। उसी प्रकार से ये जो कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा पर आधारित फिल्में, साहित्य वगैरह होता है, उनमें पूरी दुनिया में आप देख लीजिए एक बेसिक मसाला उनका बिल्कुल एक जैसा ही होता है। भारत की अगर हम बात करें तो ऐसी वामपंथी फिल्मों में, कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फिल्मों में ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, समाज है, कैरेक्टर्स है, वो बिल्कुल दरिंदे हैं, हैवान है, शैतानों की तरह है। वे बस अपने घर की बेटियों को पटक पटक कर मार रहे हैं, बच्चियों की हत्या कर रहे हैं, अपने ही घर की बेटियों की हत्या कर रहे हैं, बस बलात्कार पर बलात्कार करते जा रहे हैं, वैवाहिक बलात्कार करते जा रहे हैं। उनके अंदर कोई हृदय नाम की चीज़ है ही नहीं। जातिवादी मानसिकता से उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है कि वे बस लोगों के गले काटते जा रहे हैं, तलवारें लेकर घूम रहे हैं, बस मार काट मची हुई है। खासतौर पर रूरल इंडिया को इस प्रकार से दिखाया जाता है, जहाँ पर रूरल इंडिया को बस हत्या और बलात्कार के अड्डों की तरह इन फिल्मों में ज़्यादातर दिखाया जाता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय, मुस्लिम समुदाय पर भारत में बहुत अत्याचार होता है, हिंदुओं के द्वारा बहुत अत्याचार किया जाता है। ये बात बार 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 लोगों के मन में डाली जाती है ताकि देश को अंदर से अस्थिर किया जा सके। और दूसरी तरफ जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, हाई सोसाइटी कल्चर है, खासतौर पर जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने वाले जो लोग हैं, उनको बहुत कूल, बहुत उच्च आदर्शों वाला, बहुत ही सभ्य भाषा में बात करने वाला, बहुत महान विचारों वाला उनको दिखाया जाता है, किन्हें, वेस्टर्न लाइफस्टाइल जीने वालों को। और सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह इन बातों को इन फिल्मों में प्रमोट किया जाता है। लगभग सारे आप देख लीजिए, ये बेसिक मसाला लगभग सभी फिल्मों का, इन कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित फिल्मों का एक जैसा ही होता है। तो द व्हाइट टाइगर भी इससे कुछ अलग नहीं है। अब स्पेसिफिक अगर हम द व्हाइट टाइगर इस फिल्म की बात करें तो देखिए, फिल्म में भारत को जो बहुत ही रिग्रेसिव दिखाया गया है, पिछड़ी हुई सोच वाला दिखाया गया है, या फिर जो जातिवाद को बहुत बढ़ावा देने का उन्होंने फिल्म में प्रयास किया है, इन बातों को थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पर इनके अलावा फिल्म में जिस बात पर सबसे ज़्यादा प्रमुखतः फोकस किया गया है वो है सामाजिक व्यवस्था, गरीब और अमीर के बीच का भेद, या जो क्लास डिफरेंस हम कहते हैं, समाज के अलग अलग वर्गों के बीच में जो एक खाई होती है, उस पर फिल्म में खास तौर पर फोकस किया गया है। तो उसी पर हम पहले बात करते हैं। दोस्तों, हमारी जो भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति है वो कर्म के सिद्धांत पर विश्वास रखती है कि जैसा आप कर्म करते हैं वैसे आप बनते हैं। कर्म का फल आपको अवश्य मिलता है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता, ये अकाट्य सत्य है। मेरे गुरुदेव सत्संग में हमेशा एक बात बताते थे कि इस विश्व में 3 बातें अकाट्य है, उन्हें ईश्वर स्वयं भी बदल नहीं सकते। सबसे पहली बात है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु कोई भी टाल नहीं सकता। दूसरी बात है बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और तीसरी बात है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, जैसे आप संगति करते हैं वैसे ही आप बनते हैं। ये जो 3 बातें हैं, इन्हें कोई भी टाल नहीं सकता, इन्हें कोई भी बदल नहीं सकता। और इसलिए हमारी भारतीय सनातन वैदिक संस्कृति में पुरुषार्थ और आत्म परीक्षण को सफलता की कुंजी बताया गया है। अगर आपके जीवन में एकाग्रता है, मेहनत है, लगन है, संयम है, सदाचार है, पुरुषार्थ है, तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। पर अगर आप भोग वासना में डूबे हुए हैं, व्यसनों में अगर आप डूबे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, इन जैसे दुर्गुणों में अगर आप डूबे हुए हैं, तो आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। या फिर अगर आपके पास में धन है, संपदा है, तो वो कभी भी आपके पास में टिक नहीं सकती है, आपको कभी भी आंतरिक शांति नहीं मिल सकती है। और यही कर्म का सिद्धांत है। पर दोस्तों, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। कम्युनिस्टों के पास में उनका अपना समाज व्यवस्था का अलग से एक पिरामिड होता है, और उस पिरामिड के अनुसार उस पिरामिड के सबसे निचले तबके में होते हैं गरीब, किसान और मजदूर। उनके ऊपर होता है वर्किंग क्लास, वर्किंग क्लास के ऊपर होते हैं सुरक्षा बल, सुरक्षा बल के ऊपर होती है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के ऊपर होते हैं कैपिटलिस्ट, उद्योगपति। तो ये कम्युनिस्टों का अपना एक सोशल स्ट्रक्चर का पिरामिड होता है उनके अनुसार। और कम्युनिस्ट ये कहते हैं कि इस पिरामिड का जो सबसे निचला तबका है, गरीब, किसान और मजदूर, उन पर ये ऊपर के सारे वर्ग मिलकर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अनुसार, विचारधारा के अनुसार, अगर किसी गरीब, किसान या मजदूर को इस पिरामिड को तोड़ना है, या इस फिल्म में जो शब्द उपयोग किया गया है मुर्गे का पिंजरा,
पिरामिड की जगह मुर्गे का पिंजरा ये शब्द उपयोग किया गया है इस फिल्म में। अभी मुर्गे का पिंजरा क्या है इस पर हम बाद में बात करेंगे। तो अगर किसी गरीब किसान या मजदूर को इस पिरामिड को तोड़ना है, इस मुर्गे के पिंजरे को तोड़ना है और ऊपर उठना है, तो उसके पास में बस एक ही रास्ता है, सुरक्षा बलों की हत्या कर दो, राष्ट्रवादी राजनेताओं की हत्या कर दो, संसद को बम से उड़ा दो, और जो उद्योगपति है उनको मारो काटो, उनकी हत्या करके उनकी सारी की सारी संपत्ति को लूट लो, और इसी से समाज में समानता आएगी। ये कम्युनिस्ट विचारधारा है। यानी किसी आत्मपरीक्षण की आवश्यकता नहीं, खुद के विकास करने की आवश्यकता नहीं, मेहनत की आवश्यकता नहीं, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं, लगन की आवश्यकता नहीं, एकाग्रता की आवश्यकता नहीं, बस मारो काटो, हत्या करो, लूटो, बलात्कार करो, और इसी से समाज में समानता आएगी। ये कम्युनिस्टों की विचारधारा है। और ये मैं कोई कपोल कल्पित बातें नहीं कर रहा हूं। इस घिनौनी विचारधारा का एक्सपेरिमेंट पिछले 100 वर्षों में कई सारे देशों में किया जा चुका है, चाहे वो पॉटपॉल हो या माओ हो या स्टेलिन हो या लेनिन हो या जो जिस चे गुवेरा को बड़ा सर पर लेकर नाचते हैं कम्युनिस्ट, ये सभी के सभी बहुत ही भयानक ऐसे मास मर्डरर्स रहे हैं। एक एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर ने हिटलर से भी सैकड़ों गुना ज्यादा हत्याएं की हुई है, हिटलर से भी ज्यादा भयानक तरीकों से हत्याएं की हुई है। आप एंजेलिना जोली का फर्स्ट दे किल माय फादर ये रिव्यू देखिए, मेरा ये फिल्म देखिए, मैं कई बार ये बात आपको बताता हूं, उसमें सारी बातें बहुत ही स्पष्टता से दिखाई है। पॉटपॉल ने उद्योगपतियों, जो राष्ट्रवादी राजनेता है या जो वर्किंग क्लास है, उनकी तो हत्या करवाई दी थी, सुरक्षा बलों इनकी तो हत्या करवाई दी थी, पर साथ में वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु है उनकी भी बहुत ज़्यादा निर्ममता से उसने वहाँ पर हत्या करवाई थी। और यही सभी के सभी कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स ने ये किया हुआ है। ये एक्सपेरिमेंट पिछले 100 वर्ष में हो चुका है, और इसके बाद ही दुनिया के सारे देशों ने इस घिनौनी विचारधारा को अपने देशों से लात मारकर बाहर निकाल दिया है, टॉयलेट में फ्लश कर दिया है, थूक दिया है इस घिनौनी विचारधारा को। पर फिर भी कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा इसी विचारधारा को पुनर्जीवित करने का प्रयास विश्व के अनेक देशों में होते रहता है, चाहे वो अमेरिका की वी फॉर वेंडेटा हो जिसमें संसद को उड़ाने का समर्थन किया गया है, या फिर भारत की रंग दे बसंती हो जिसमें राष्ट्रवादी भगत सिंह जी, जो राष्ट्रवादी विचारधारा से ओतप्रोत जिनके विचार थे, जो विदेशी आक्रांताओं के विरोध में लड़ रहे थे, उनके नाम का उपयोग करके रंग दे बसंती में भी इसी घिनौनी कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन किया गया है। सोचिए अगर रंग दे बसंती को ही हम सही मान ले, और अगर सब के सब लोग, अब मान लो मैं कांग्रेस से हेट करता हूं, या कोई बीजेपी से हेट करता है, या कोई दूसरा किसी और पार्टी से हेट करता है, और सभी के सभी लोग मिलकर बस हत्या करने लग जाए राजनेताओं की, उद्योगपतियों की, तो क्या देश का माहौल क्या होगा, इसकी आप जरा कल्पना करिए। और ये द व्हाइट टाइगर ये फिल्म भी इसी घिनौनी विचारधारा पर आधारित है। कर्म का सिद्धांत, आत्मपरीक्षण, मेहनत, पुरुषार्थ, लगन, ये सब घिनौनी बातें हैं, भद्दी बातें हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। आपको ऊपर उठना है तो जुर्म या पॉलिटिक्स, ये दो ही आपके पास में रास्ते हैं, हत्या करो। और इसी वजह से दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी कम्युनिस्ट होते हैं, लिबरल्स होते हैं, सेक्युलर्स होते हैं, फेमिनिस्ट होते हैं, इनको हमेशा आपने देखा होगा ये हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। खुद के जीवन की विफलताओं के लिए, खुद के जीवन के प्रॉब्लम्स के लिए ये हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं। कभी पेरेंट्स को दोष देंगे, कभी समाज को दोष देंगे, कभी घर के बुजुर्गों को दोष देंगे, कभी पारिवारिक मूल्यों को दोष देंगे, कभी फैमिली स्ट्रक्चर को दोष देंगे, कभी सामाजिक व्यवस्था को दोष देंगे, कभी गवर्नमेंट को दोष देंगे, बस सबको दोष देते रहते हैं। और इन सारे प्रॉब्लम्स का उनके पास में बस एक ही सॉल्यूशन है, तोड़ दो। शादी में प्रॉब्लम है, शादी तोड़ दो, तलाक दे दो। परिवार में प्रॉब्लम है, परिवार तोड़ दो। पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को थप्पड़ मारकर भाग जाओ। बुजुर्गों से प्रॉब्लम है, उनको लात मार के भाग जाओ। देश से प्रॉब्लम है, देश को तोड़ दो, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये पूरी दुनिया में है, ये केवल भारत की मैं बात नहीं कर रहा हूं। कम्युनिस्ट चाहे किसी भी देश के, उनके पास में एक ही सॉल्यूशन होता है किसी भी चीज का। प्रॉब्लम है तो बम से उड़ा दो, प्रॉब्लम है तो हत्या कर दो। ये इनकी विचारधारा है। ऐसे लोग खुद का भी जीवन बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को भी बर्बाद करते हैं, समाज को भी बर्बाद करते हैं, देश को भी बर्बाद करने का ही काम करते हैं। इसके अलावा इनका समाज में, इन कम्युनिस्टों का समाज में कोई योगदान नहीं है। अब कोई व्यक्ति कहेगा कि यार हमारे पास में तो सब कुछ है, धन है, संपदा है, वैभव है, सारे पैसे वगैरह सब कुछ है, हम क्यों ये एकाग्रता, मेहनत, लगन, पुरुषार्थ वगैरह इन सब बातों में क्यों पड़े? खाओ पियो, मौज करो, ऐश करो, पब में जाओ, ड्रिंक करो, स्मोक करो, ऐशो आराम से जियो, क्या जरूरत है मेहनत और पुरुषार्थ की? ऐसा अगर कोई सोचता है तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। जिसके जीवन में कोई संयम, सदाचार नहीं, जो भोग वासनाओं में डूबा हुआ है, व्यसनों में जो डूबा हुआ है, उसके पास ये धन संपदा भी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक सकती।
कहीं ना कहीं पर जाकर वो जीवन में रुक जाएगा, थक जाएगा, हार जाएगा, फिर रोते बैठेगा कि यार मैं क्या करूं, मुझे सूझ नहीं रहा, मैं डिप्रेशन में चला गया हूं, मैं एंग्जाइटी में चला गया हूं, कोई रास्ता सामने दिखाई नहीं देगा। या उसकी आने वाली जो संतति होगी, उसकी जो बेटी बेटियां होंगी, उनको वो अच्छे संस्कार नहीं दे पाएगा। वे भी फिर वैसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में रुक जाते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में वो थक जाते हैं, हार जाते हैं। मुसीबतों के सर पर पाँव रखकर आगे बढ़ना वो कभी जानते ही नहीं है। फिर थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स में रोते बैठते हैं, मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, मैं एंग्जाइटी में चला गया हूँ। यहाँ पर मैं कोई मानसिक रोगों को कम नहीं आंक रहा हूँ, नहीं नहीं, मानसिक रोगों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पर भाई जो आजकल की जनरेशन है, जो मुसीबतों के सर पर पाँव रखकर आगे बढ़ना जानती ही नहीं है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने से जो डर जाती है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को फेस तक जो नहीं कर पाते, तुरंत डिप्रेशन और एंग्जाइटी का रोना रोकर जो थक जाते हैं, रुक जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जीवन में कहीं ना कहीं पर कोई संयम, लगाम, एकाग्रता, पुरुषार्थ, मेहनत ये आवश्यक होता है। इसी से जीवन बंधा हुआ रहता है। जैसे कि जो नदी होती है, वो जब बांध से बंधी हुई रहती है तभी वो ठीक से बहती है, अपने किनारे के जो पेड़ पौधे पशु है उनको भी वो हरा भरा करती है, उनका भी वो पोषण करती है। पर अगर वो बांध तोड़कर बहने लग जाती है जिधर हर तरफ, तो वो बाढ़ आ जाती है, वो सब कुछ बर्बाद कर देती है वो नदी। इसलिए एक संयमी जीवन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, खुद के भी विकास के लिए और हमारे संपर्क में आने वालों के भी विकास के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं मुर्गे के पिंजरे के बारे में, जिसका इस फिल्म में उल्लेख किया गया है। फिल्म में ये कहा गया है कि भारत का जो अमीर वर्ग है या जमींदार वगैरह जो होते हैं, उन्होंने भारत के गरीब वर्ग को या उनके जो नौकर होते हैं उन्हें यह कहकर डरा कर रखा होता है कि अगर तुम कुछ गलत करते हो या मुझे अगर तुम धोखा देते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। और इस कारण से भारत का जो गरीब वर्ग है या जो एक आम भारतीय है या फिर जो नौकर होते हैं, वे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। यानी फिल्म में ये कहा गया है कि भाई, एक डायलॉग भी है फिल्म में कि भारत के लोग सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर इसलिए चलते हैं क्योंकि वे सभी के सभी इस मुर्गे के पिंजरे में बंद है। ये कम्युनिस्ट कभी भी भारत को समझ ही नहीं सकते। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें तो बचपन से ही हमारे माता पिता, घर के बुजुर्ग, संत यही सिखाते आए हैं कि भले ही तुम्हें भूखा ही क्यों ना सोना पड़े, पर किसी की भी संपत्ति की तरफ गलत नज़र से मत देखना, ईर्ष्या से मत देखना, किसी का भी 1 रुपया भी गलत तरीके से अपने पास मत रहने देना। अगर किसी का भी गलती से 1 रुपया भी हमारे पास में आ जाता है जो हमारे हक का नहीं है, तो रात को तुम्हें चैन से नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वो तुम 1 रुपया भी उसे वापस लौटा नहीं देते हो। और ऐसा जो संयमी जीवन होता है, ऐसे उच्च आदर्शों वाला जो जीवन होता है, वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ सकता है, जीवन में विकास कर सकता है। ऐसे लोभी, लंपट, ईर्ष्या से भरे हुए लोग, भले ही कुछ समय के लिए उनके पास में थोड़ा चालाकी तिकड़म करके कुछ पैसे आ भी जाए, पर वो पैसे ज़्यादा दिनों तक टिकेंगे नहीं और वो आंतरिक शांति ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देंगे। और कई लोग जिनके जीवन में कुछ संयम, सदाचार, आदर्श, नैतिक मूल्य होते हैं, वे किसी झोपड़ी में रहते हुए भी बड़े शांति से जीते हैं। और जिनके पास जो ऐसे लोभी, लंपट या कुछ गलत तरीके से जिन्होंने धन कमाया हुआ होता है ना, वो बड़े बड़े महलों में रहने के बाद भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानी, चिंता, जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता वो खो बैठते हैं। और इसी को कर्म का सिद्धांत बोलते हैं। पाप पुण्य मतलब ये कोई ऐसा ऊपर बैठकर कोई चित्रगुप्त नहीं लिखता है। हमारे जैसे कर्म होते हैं वैसा ही हमारे अंदर विचार भी उत्पन्न होते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा आत्मबल बढ़ता है, और जब आत्मबल बढ़ता है तो जीवन में जब कोई संकट आता है तो उसको फेस करने की, उस संकट के सर पर पाँव रखकर आगे बढ़ने की हिम्मत हमें अंदर से मिलती है, और उसे ही पुण्य कहा जाता है। पर जब हम कोई पाप करते हैं तो अंदर से हम कमज़ोर हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, और उसके बाद फिर जीवन में थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, समस्या आ जाती है, तो उनसे लड़ने की हिम्मत हम खो बैठते हैं। वो आत्मबल फिर ऐसे व्यक्ति में नहीं रहता है। और यही कर्म का सिद्धांत है, यही पाप और पुण्य का सिद्धांत है। और दोस्तों कम्युनिस्टों की ये जो भयानक विचारधारा है, इससे केवल दुनिया के दूसरे देश प्रभावित नहीं रहे हैं, भारत भी इसका बहुत बड़ा शिकार रहा है, इस घिनौनी कम्युनिस्ट विचारधारा का। आप कोलकाता को देख लीजिए। एक समय कोलकाता भारत की सबसे बड़ी मेट्रो सिटी था, सबसे विकसित शहर था, भारत के सबसे बड़े बड़े उद्योग धंधे कोलकाता में थे। पर उसके बाद में वहाँ पर आया कम्युनिस्टों का शासन, जो करीब 20-22 वर्षों तक वहाँ पर ये कम्युनिस्टों का शासन रहा। और इन 22-25 वर्षों में कम्युनिस्टों ने वहाँ पर जो भयानक आतंक मचाया, आप पढ़ लीजिए कोलकाता का इतिहास, कितने सारे नरसंहार हुए हैं, कत्लेआम हुए हैं, हत्या, लूट, बलात्कार का जो इतिहास हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं। एक थोड़ा सा गूगल सर्च करने की आपको आवश्यकता है। और इन सारे कत्लेआमों को, नरसंहारों को ये बता दिया गया कि भाई ये गरीबों का आक्रोश है उद्योगपतियों के विरोध में।
और ऐसा करते 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 20-22 वर्षों में वहाँ से सारे जो बड़े बड़े उद्योग धंधे थे वे वहाँ से बाहर निकल गए, चले गए। और आज यही एक्सपेरिमेंट पंजाब में हो रहा है। जो कम्युनिस्ट एक टिकटॉक ऐप, चाइना का जो टिकटॉक ऐप है उसे बैन कर देने के बाद छाती कूट कूट कर रो रहे थे। आप देख लीजिए जो कई सारे कम्युनिस्ट पोर्टल्स है वो कैसे आंसू बहा रहे थे। ऐसे कई सारे लोगों के वीडियोस डाल रहे थे कि देखो देखो इनका रोजगार छीन गया एक टिकटॉक ऐप बैन करने के कारण। पर यही सारे के सारे चाइना के जो गुलाम कम्युनिस्ट है वे भारत की ही जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके विरोध में बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके टावर्स को उखाड़ रहे हैं। और यही लोग चाइना के ऐप्स के लिए रोना रोते हैं। ये है चाइना के गुलाम कम्युनिस्ट। इनका एकमात्र उद्देश्य है कि चाइना जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बना रहे और भारत कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब ना बन पाए। इस कारण से देश को अंदर से बस अस्थिर करते रहते हैं। वो पुदुचेरी में जो एक सिरेमिक प्लांट था, मैंने इसके बारे में आपको ये बात बताई हुई है पहले भी। इन कम्युनिस्टों ने वहाँ पर भी उस प्लांट के जो मुखिया थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे शायद, उनके घर में जाकर उनके परिवार के सामने उनकी हत्या कर दी थी कम्युनिस्टों ने। आखिरकार उस कंपनी ने अपने उस प्लांट को वहाँ से बंद करवा दिया। वो प्लांट वहाँ पर मजदूरों को रोजगार दे रहा था, उनको सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहा था, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था भी उसी कंपनी के द्वारा की गई थी। पर इन कम्युनिस्टों ने उस प्लांट को बंद करवा दिया। सबसे बड़ा सिरेमिक टाइल्स बनाने वाली कंपनी थी वो। और उसके बाद में वो सारे मजदूर रास्ते पर आ गए। ये कम्युनिस्टों की देन है। अभी कर्नाटका की न्यूज़ आप देख लीजिए। इन्हीं कम्युनिस्टों ने वहाँ पर जो आईफोन प्लांट में तोड़फोड़ आगजनी की, ये सब पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश की देश की कि देखो देखो भारत एक बहुत अस्थिर देश है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट मत करिए, चाइना में जाइए, जहाँ है वहीं रहिए। ये मैसेज इन्होंने दिया। कई सारे कपड़ा मिलों को भी इन्हीं कम्युनिस्टों ने इसी प्रकार से बंद करवाया है इतिहास में पिछले कुछ दशकों में। और ये सब जब हो रहा था तो इसी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा ऐसी कई फिल्में उस समय बनाई गई थी। आप 80-90 के दशक की फिल्में देख लीजिए, जहाँ पर ये जो ऐसे कपड़ा मिल होती है, कारखाने होते हैं, जैसे उद्योगपति होते हैं बड़े बड़े, उनके विरोध में बहुत ऐसा जहर समाज में घोला गया था। ऐसे मिल कारखानों को बंद करना, इन उद्योगपतियों की हत्या करना, इन बातों को इन फिल्मों के माध्यम से बहुत प्रमोट किया गया था। और अभी भी ये कम्युनिस्ट ये कला और साहित्य का क्षेत्र यही कर रहा है, चाहे वो द वाइट टाइगर हो या ऐसी हाल ही में कई सारी फिल्में आई हुई है जो इस घिनौनी विचारधारा को प्रमोट करती है, चाहे वो बेताल हो, लैला हो, गुल हो या न्यूटन फिल्म हो जो जिसमें नक्सलियों को क्रांतिकारी बताया गया है। ये हमेशा से इस आर्ट एंड लिटरेचर के क्षेत्र के द्वारा होते आया है। पर दोस्तों आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए कि भारत के इन सारे उद्योग धंधों को बर्बाद करने के बाद में ये कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं? भारत को चाइना की तरह बनाना चाहते हैं। जो चाइना खुद टूट रहा है, बिखर रहा है, पर जैसे तैसे वहां पर जो कम्युनिस्ट तानाशाह है वे डिक्टेटरशिप के द्वारा उस देश को चुप किए हुए हैं। वहां पर लोग ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना किसी प्रकार की अपनी बात रख सकते हैं, ना सरकार के विरोध में कुछ बोल सकते हैं, ना किसी प्रकार का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां पर। इसके अलावा वहां पर कोई लेबर्स के ऐसे कोई संगठन वगैरह नहीं है जो मजदूरों के हक के लिए लड़ते हो, किसानों के हक के लिए लड़ते हो। ऐसे कोई संगठन वहां पर बनाने की अनुमति नहीं है। और इंडिविजुअल लिबर्टी का वो कितना सम्मान करते हैं ये तो पूरी दुनिया के सामने है। उइगर मुस्लिम्स पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो तो एक अलग ही बात है। उसके अलावा भी बाकी जो नागरिक है चाइना के, उनको भी बंधुआ मजदूरों की तरह वहां पर काम करना पड़ता है। कोई अधिकार नहीं है उनके पास में वहां पर। और चलिए कम्युनिस्ट तो चलो भारत को ऐसा बनाना भी चाहते होंगे, क्योंकि उनका तो सपना ही है भारत को अंदर से अस्थिर करना। पर क्या आप चाहते हैं कि भारत ऐसा बने जहां पर लोग बंधुआ मजदूरों की तरह काम करें, बोलने का कोई अधिकार नहीं हो? क्या आप चाहते हैं ऐसा भारत? आप खुद विचार करिए। और ऐसी जो फिल्में होती है या साहित्य होता है उसकी मानसिकता को आप भी समझिए, अपने बच्चों को भी समझाइए। और ये जितने भी बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शंस होते हैं ना, ज़्यादातर उनमें जिन पुस्तकों को, जिन नॉवेल्स को, जिन फिल्मों को ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिन फिल्म मेकर्स को बड़ा पुरस्कार मिलते हैं, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा आप देख लीजिए। उनमें यही ऐसे कम्युनिस्ट विचारधारा पर फिल्में बनाने वाले या साहित्य लिखने वाले इंटेलेक्चुअल्स को ही, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को ही ऐसे पुरस्कार ज़्यादातर मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, या कम से कम इनकी मानसिकता को समझिए और अपने बच्चों को भी समझाइए। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारे अपने देश के भविष्य के लिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।